मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है काली आत्मा एपिसोड नंबर 27। ये बात तो पहले तय हो गई थी कि वो जिससे भी प्रेम का इजहार कर दे उसकी ही मलकियत करार पाए। शोभा यकीनन झूठ बोल रही थी। सनाका की निगाहों में तो सिर्फ सरूज के लिए मोहब्बत के चिराग जले थे। उसने खुद अच्छी तरह महसूस कर लिया था। फिर ये शोभा बिला वजह बीच में क्यों टांग अड़ा रही थी, और काजल भी, दोनों ही जलती हैं मुझसे, सरूज ने सोचा। वो बेहद बेचैन हो रही थी। वादा तो कर लिया था कि जाएगी नहीं, लेकिन अब उस वादे की पाबंदी मुश्किल नज़र आ रही थी। न जाने कितना समय गुजर गया। दफतन वो किसी ख्याल के तहत अपनी जगह से उठी। सनाका बाहर मौजूद है या नहीं, ये मालूम करना तो ज़रूरी था। चुनाचा वो दबे कदमों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और सनाका को अपने पलंग पर ना पाकर बिल्कुल ही बेकाबू हो गई। वो यकीनन तालाब के किनारे उसका इंतज़ार कर रहा है। अगर उसके दिल में सरूज के लिए मोहब्बत ना होती तो वो आराम से चारपाई पर पड़ा सो रहा होता। नहीं, ये जले या झुलसे कुछ भी करें, मैं सनाका को तनहा नहीं छोड़ सकती। पहली ही मुलाकात का वादा किया है, अगर ना पहुंची तो क्या सोचेगा अपने दिल में। ये सब इन लोगों की चाल है। सनाका को मुझसे बददिल कर देना चाहती हैं और ये ज़ाहिर करना चाहती हैं कि मैं वादा खिलाफ हूँ और मेरे ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। उसने पलटकर एक निगाह सोने वाली दोनों बहनों पर डाली और फिर खामोशी से बाहर निकल आई। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। हरिदास और गंगा देवी आराम से अपने बिस्तर पर सो रहे थे। चुनाचा वो सहन को अबूर करके बाहर निकल आई और फिर दौड़ती हुई तालाब के किनारे चल पड़ी। सामने ही चांदनी में सनाका पत्थर पर खामोश बैठा नजर आया। चांदनी रात में वो चांद का शहजादा ही लग रहा था। सरोज को अपने खुशबख्ती पर नाज होने लगा। वो उसका इंतज़ार कर रहा था, सिर्फ उसका। चंद ही लम्हात के बाद वो सनाका के पास पहुंच गई और सनाका उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तुम आ गई सरोज, बहुत देर लगाई। हाँ सनाका, बड़ी अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी मैं। क्या? सनाका ने पूछा। एक बात पूछूं सनाका जी, सच बताओगे? हाँ देवी पूछो, मैं झूठ नहीं बोलता। शोभा कल सुबह को मिली थी तुमसे? शोभा? हाँ मेरी बहन, वो जो तालाब पर मुझे लाई थी। हाँ मिली थी। क्या उसने तुमसे प्रेम का इजहार किया था? मैं नहीं जानता, लेकिन वो मीठी नज़रों से देख रही थी और फिर शायद उसने चंद जुमले भी कहे थे। तुमने उसका प्रेम स्वीकार कर लिया? सरोज ने पूछा। हाँ, सनाका ने बड़ी सादगी से जवाब दिया और सरोज चौंक कर उसे देखने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, शोभा तेजी से एक पत्थर की आड़ से बाहर निकल आई। सरोज उसे देखकर उछल पड़ी थी। सुना तुमने? सुन लिया अपने कानों से, शोभा ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। तुम मैं तो तुम्हें सोता छोड़ आई थी। मैं जानती थी कि तुम कैसी हो। तुम्हारी तरफ से गाफल तो नहीं रह सकती थी। मैं तो सोती बनी हुई थी। हो सकता है कि जो वादा तुमने मुझसे किया वो पूरा ना करो। तुम बताओ सरोज, तुम यहाँ क्यों आई? वाह, ये कोई बात है। मैंने सनाका से वादा किया था और इस वादे की हकीकत भी देख ली, और अब कौन से कानों से सुनोगी? सनाका कह चुके हैं कि उन्होंने मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया था। सनाका, ये क्या कह रहे हो? क्या तुम सोच समझ कर ये बात कह रहे हो? कौन सी बात देवी? सनाका ने परेशान लहजे में कहा। यही कि तुमने शोभा का प्रेम स्वीकार कर लिया है। हाँ, कोई मनुष्य किसी से प्रेम करे तो उसे उसके प्रेम को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें उसका भला है, और मैं तो प्रेम का पुजारी हूँ। मेरे लिए तो ये ज़रूरी है देवी, सनाका ने जवाब दिया। क्या पागलपन की बात कर रहे हो? क्या रात को तुमने मुझसे यहाँ मिलने के लिए नहीं कहा था? कहा था देवी, मैं कब मना कर रहा हूँ? सनाका बदस्तूर सादगी से बोला। उसकी आंखों में परेशानियों की झलकियाँ नजर आ रही थीं। क्यों बुलाया था मुझे यहाँ? सरोज गुस्से में बोली। तुमने कहा था देवी, तुमने ही तो कहा था। हाँ, क्यों ना कहती। सीधा सादा समझकर जाल फेंक रही है सरोज। मैं तुझे तेरी कोशिशों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है। चलो, तुमने वादा किया था कि
तुम यहाँ नहीं आओगी। वादा खिलाफी अच्छी बात नहीं। हम बाद में ये फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है, शोभा ने कहा और सरोज गुस्से में वापस मुड़ गई। शोभा उसका पीछा करती हुई घर वापस पहुंच गई थी। जब वो दोनों सनाका की निगाहों से उजल हो गईं तो उस बड़े पत्थर के पीछे से काजल बाहर निकल आई, जहां थोड़ी देर पहले शोभा आकर छुप गई थी। सनाका ने चौंक कर काजल को देखा। काजल गुस्सीली निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी जहां वो दोनों गुम हो गई थी। फिर वो गहरी सांस लेकर सनाका की तरफ मुड़ी। सनाका अहमको की तरह उसे देख रहा था। सनाका जी, ये दोनों आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। तुम पर अपना अपना हक ज़बरदस्ती जमा रही हैं। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम पिताजी के साथ यहाँ आए थे ना, पिताजी के मेहमान हो तुम। भला किसकी मजाल है कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मजबूर कर सके। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा देवी, ये दोनों आखिर चाहती क्या है मुझसे। दोनों पागल हैं, तुमसे ज़बरदस्ती अपना प्रेम मनवाना चाहती हैं। ज़बरदस्ती? सनाका ने हैरत से पूछा। हाँ सनाका जी, तुम सोचो ना, जहाँ सच ना हो वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है। वैसे सनाका जी, मैं आपसे एक बात पूछी, सच बचाओगे? हाँ देवी, क्यों नहीं। देखो, किसी भी सिलसिले में इंसान को मजबूर नहीं होना चाहिए। ये मन की बातें हैं और मन की बातों में किसी की ज़बरदस्ती थोड़ी मानी जाती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे साथ तो सब लोगों का सलूक बहुत अच्छा है, कोई मुझसे ज़बरदस्ती तो नहीं करता। सनाका जी, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? काजल ने पूछा। मैं समझा नहीं देवी जी, सनाका ने कहा और काजल उसके सामने आ गई। मुझे देखो, गौर से देखो, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझसे प्रेम किया जाए? सनाका ने काजल को देखा। तीखे तीखे नकूश, खूबसूरत तराश के होंठ, हसीन आँखें, भरपूर जिस्म। सनाका एक गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, ये लड़की क्या चाहती है। सनाका के लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसने काजल का दिल तोड़ना पसंद नहीं किया और बोला, देवी, तुम तो आकाश से उतरी हुई अप्सरा की मानद हो। हूँ ना? काजल पुरमसरत लहजे में बोली। हाँ देवी, भगवान की सौगंध, तुम बहुत हसीन हो। तो क्या मैं इस काबिल हूँ कि मुझसे प्रेम किया जाए? क्यों नहीं देवी, तुम तो इस काबिल हो कि तुम्हें उठाकर आंखों में बिठा लिया जाए। सनाका, तुम सब के सामने मुझसे अपने प्रेम का आधार कर सकते हो। कर सकता हूँ देवी। तो तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ, क्यों नहीं, सनाका ने इत्मीनान से जवाब दिया। और अगर वो दोनों तुमसे पूछेंगी कि क्या तुम काजल से प्रेम करते हो, क्या तुम इनकार कर दोगे? नहीं, मैं उनसे झूठ क्यों बोलूँगा। तो बस ठीक है, फैसला हो गया। तुम मेरे सनाका हो, तुम मेरा जीवन हो, काजल ने कहा और सनाका के कदमों में बैठ गई। सनाका ने उसका हाथ पकड़कर उसे पत्थर पर बिठा लिया था। नहीं काजल देवी, आप यहीं बैठिए। मैं किसी भी तरह आपको अपने आप से कम नहीं समझता। सनाका, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? क्या बताऊं देवी जी, बस यूं समझ लें कि संसार में भटका हुआ हूं, ना जाने क्या तलाश कर रहा हूं, ना जाने कब पाऊंगा। तुम अपने आप को मुझ में शामिल कर दो सनाका, तुम्हें संसार की हर चीज़ मिल जाएगी। हम लोग बड़े गरीब हैं, लेकिन हमारे दिलों में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। मैं तुम्हें इतना प्रेम दूंगी सनाका कि फिर तुम संसार में किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं करोगे। सच देवी, सनाका ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ सनाका, हाँ, काजल ने जवाब दिया और सनाका के घुटने पर सर रखकर बैठ गई। सनाका उसके बालों में उंगलियों की कंघी करने लगा था, लेकिन दफतन ही वो दोनों चौंक पड़े। सरोज और शोभा दौड़ी हुई आ रही थी। वो घर पहुंची और उन्होंने काजल को अपने बिस्तर पर ना पाया और उनके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि काजल कहाँ गई होगी। दोनों गुस्से में भरी उस तरफ आ गई थी। यहाँ आकर उन्होंने ये मंजर देखा तो आग बगोला हो गई। काजल! सरोज गुस्से से दाढ़ी और काजल ने घूरती निगाहों से उसे देखा। क्या बात है? वो घुर्राकर बोली। ये क्या बदतमीजी है? तू यहाँ क्यों आ गई? तुम और शोभा यहाँ क्यों आई थी? काजल ने सवाल किया। वो तो मैं, सरोज ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। तुम दोनों मिलकर सनाका को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैंने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी संभाल ली है। वो सीधा साधा नौजवान है, वो सिर्फ मुझसे प्रेम करता है। दिमाग खराब हुआ है तेरा, आई कहीं से प्रेम करने वाली बनकर। सरोज झल्लाकर बोली। देखो सरोज, मेरे मुंह मत लगना वरना अच्छा नहीं होगा।
अरे ये तुम लोगों ने क्या गड़बड़ कर रखी है, क्या मुसीबत मोल लेने का इरादा है। माताजी और पिताजी की आंख खुल गई तो क्या होगा, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम लोग कान खोल कर सुन लो, सनाका सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम करता है। अगर तुम दोनों ने उस पर कोई जाल डालने की कोशिश की तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा, समझी तुम, काजल ने गुस्सीले लहजे में कहा। सिर्फ तुमसे प्रेम करता है। सरोज ने सनाका की तरफ देखा। सनाका खामोश खड़ा हुआ था। हाँ हाँ, मुझसे, सिर्फ मुझसे। अच्छा अच्छा, प्रेम की मारी, इस समय चलो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, चलो। शोभा ने उसे और सरोज को धक्का दिया और काजल ने सनाका की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोली, तुम चिंता मत करना सनाका, मैं तुम्हारी रखवाली हूँ। मैं देखूंगी कि ये दोनों तुम्हें कैसे परेशान करती हैं। अब आगे बढ़ रही हैं या नहीं, शोभा ने काजल से कहा और तीनों लड़ती झगड़ती घर वापस चल पड़ी। उनके दरमियान फैसला नहीं हो पाया था कि दर हकीकत सनाका किसका प्रेमी है। ये फैसला तो सनाका भी नहीं कर सकता था। दूसरी सुबह के हालात भी दिलचस्प थे। रात भर की लड़ाई में कोई फैसला नहीं हो सका था। काजल ने खास तौर से सनाका को नाश्ता दिया। दोपहर के खाने में शोभा ने उसके लिए कुछ चीज़ें बनाई और रात का खाना सरोज ने बड़े एहतमाम से तैयार किया। गंगा देवी ये सारी हरकतें देख देख कर कोयला हुई जा रही थी। बाप तो दीवाना था ही, लड़कियां भी उस मेहमान के लिए पागल हो रही थी और उसके बाद सभी एक दूसरे पर निगाह रखने लगी थीं। वक्त गुजरता रहा और किसी को इतना मौका नहीं मिला था कि सनाका से तन्हाई में बात की जा सके। काजल अगर रात को चोरों की तरह उठती तो शोभा बिस्तर पर उठकर बैठ जाती। शोभा अगर कोई खसूसी कदम उठाती तो सरोज की निगाहें उसका ताक़ुब करती रहती। तीनों एक दूसरे से छुप छुप कर हरकतें करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन तीनों एक दूसरे पर पूरी पूरी निगाह रखती थीं। घर में जो कुछ आता था वो मेहमान की वजह से ख़ास तौर से जल्दी ख़त्म हो जाता था। गंगा देवी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उन्होंने हरिदास से कहा, जानते हो कि अब घर में कुछ नहीं रहा। यह मेहमान आखिर कब तक हमारे यहाँ रहेगा। ये तो नखटू है, जैसे कि तुमने कहा बेटों की तरह हमारा हाथ बटाएगा। तो क्या ये बटाएगा हाथ? हर वक्त ऊँगता तो रहता है। अरे बाउली, मेहमान तो भगवान का अवतार होता है, इसके बारे में कुछ मत कह। अगर सुन लिया तो चला जाएगा यहाँ से। मैं तो कहती हूँ कि कल का जाता आज चला जाए। जो कुछ तुम सोच रहे हो वो बेकार है। ये खाता पीता और ऐंठता रहेगा, ना ये हमारी किसी बेटी का हाथ पकड़ेगा और ना तुम्हारे लिए कुछ करेगा। मेरी राय तो ये है कि इसे चलता करो। तेरी राय तो हमेशा पागलों की सी रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता गंगा देवी, इस बात को भी गौर से सुन ले। मैंने आज तक वही किया जो तूने कहा, लेकिन सनाका के बारे में अगर तूने कोई कदम उठाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तो फिर जाओ, खाने पीने के लिए लेकर आओ। मेरा क्या है, जीवन भर पालते रहो उसे और इंतज़ार करते रहो। गंगा ने कहा, ख़त्म हो गया जो कुछ मैं लाया था, और क्या ज़िंदगी भर चलेगा, लाए ही क्या थे। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। आज निकलूँगा घर से, कहीं दूर नहीं जाऊँगा। मेहमान घर में मौजूद है। तुम्हारा दिल जो दिल चाहे करो, मैं क्या कह सकती हूँ, गंगा देवी ने कहा। उसी रात हरिदास अपने मिशन पर निकल खड़ा हुआ और कुछ तो बेचारा कर नहीं सकता था। चोरी चकारी से ही काम चलाना पड़ता था और अब उससे इस सिलसिले में काफ़ी महारत भी हो गई थी। लेकिन आज की रात उसके हक में बेहतर नहीं थी। वीद जी का घर था। उसे बड़ी ऊंची दीवार पार करके अंदर दाखिल होना पड़ा। अंदर पहुंचा तो जगार हो गई और उसे नाकाम ही वापस भागना पड़ा। दीवार से बदहवासी के आलम में कूदा तो टांग टूट गई। वो लोग पकड़ तो नहीं सके थे उसे। टूटी हुई टांग की चोट चौंका गरम गरम थी, इसलिए घर तो पहुंच गया। घर आया तो टांग फूल कर कुपा हो गई। लड़कियां सो रही थी, बरामदे में सनाका सो रहा था। सिर्फ गंगा देवी जाग रही थी, जो उसे आते देखकर हैरान रह गई, क्योंकि हरिदास इतनी जल्दी वापस नहीं आता था। हरिदास हाय हाय करने लगा तो उन्होंने टांग देखी जो सूजती जा रही थी। हाय राम, लगता है टांग तो टूट गई। बुरे दिन आ गए देवी, बुरे दिन आ गए। हाय मेरी टांग, अब क्या करूं। गंगा ने टूटी हुई टांग पर कसकर चादर बांधी थी, लेकिन रात भर हरिदास हाय हाय करता रहा और दूसरी सुबह वीर जी को बुलाकर उसकी टांग दिखाई गई। वीर जी ने टूटी हुई टांग पर मरहम लगाकर प्लास्टर चढ़ा दिया, लेकिन अब एक भयानक मुस्तकबल सामने था।
घर की हालत तो बदल गई। हरिदास बेचारा अभी महीनों काम के काबिल नहीं हो सकता था। उसने बड़ी बेबसी के आलम में सनाका को अपने पास बुलाया और कहने लगा, सनाका बेटा, मेरी सूरत हाल तुम देख रहे हो, घर की कैफियत भी तुम्हारी निगाहों के सामने है। बेटा, अगर ऐसी हालत में तुम्हारी कोई खातर मदारत ना कर सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तो पहले ही तुम्हें अपने घर का हाल बता चुका हूँ, जो कुछ है तुम्हारे सामने है। हरिदास जी, मुझे आपकी चोट का बड़ा अफसोस है। बाकी रही खातर मदारत की बात, तो जैसे आप लोग गुजारा कर रहे हैं मैं भी गुजारा कर लूँगा। उसकी मैं चिंता क्या की चीज़, इसमें चिंता की क्या बात है। नहीं बेटा, परेशानी बहुत बढ़ गई है, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। घर की चीज़ें बेचने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। कुछ पीतल के बर्तन और दूसरा ऐसा सामान है, उसे ले जाओ और बस्ती में बेच आओ ताकि कुछ दिन घर का काम चले। सनाका खामोश निगाहों से हरिदास को देखने लगा, फिर बोला, नहीं हरिदास जी, मैं इस घर में बड़ी मुश्किल की आलम में आया था। आपने मेरा साथ दिया, मुझे सहारा दिया। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता जो आप चाह रहे हैं। अरे बेटा, घर का काम कैसे चलेगा ये भी तो बताओ। मैं कुछ करूँगा हरिदास जी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करूँगा। तुम क्या करोगे? जो आप करते हैं, सनाका ने कहा, और हरिदास तकलीफ के बावजूद उठकर बैठ गया। चोरी? मैं नहीं जानता कि चोरी कैसे की जाती है, लेकिन वही करूँगा जो आप करते रहे हैं। अरे बेटा, तुम उस पर तैयार हो जाओ तो ऐसे ऐसे गुर बताऊँगा तुम्हें कि तुम्हारी मसाल का चोर नहीं मिलेगा, तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं होगा। अगर तुम ये काम शुरू कर दो बेटा, तो हमारे सारे दिल दूर हो जाएंगे। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, वैसे भी किसी ऐसे काम के काबिल नहीं था। बस 3 बेटियों और एक बीवी का बोझ उठाए फिर रहा था। मगर तुम ताकतवर हो, जवान हो, चाहो तो आसमान में सुराख कर सकते हो बेटा। मैं तुम्हें सारे तरीके बताऊंगा। अगर तुम उस पर तैयार हो तो बस यूँ समझ लो कि हमारे बुरे दिन दूर हो गए। मैं तैयार हूँ, सनाका ने कहा, और हरिदास मुसर्रत से चीख कर गंगा को आवाज़ देने लगा। फिर उसने गंगा को यह खुशखबरी सुनाई कि आज से सनाका ने घर का सारा इंतज़ाम संभाल लिया है और वह उस घर को चलाने के लिए काम शुरू कर देगा। गंगा देवी को यकीन नहीं आया था कि यह नकम्मा क्या करेगा। उन्होंने सोचा, लेकिन उसी रात सनाका ने हरिदास को साथ लिया और दोनों रात की तारीकी में बाहर निकल आए। ज़मीन के बिलों में रहने वाले मोहब्बत के जाल में फंस कर ना जाने क्या से क्या बन गया था। अभी उसे क्या करना था ये तो वक्त ही बता सकता था। राव अदरीस, राव एहसान, घर के दूसरे लोग सब बच्ची का हुस्न देखकर शशदर थे। ऐसी दिलकश, ऐसी जाज़ब नज़र कि जब भी निगाह पड़े चिपक कर रह जाए। सलोना खुद भी खूबसूरत थी, लेकिन ये बच्ची, उसने चंद ही रोज़ में सबको दीवाना करके रख दिया था। राव अदरीस वगैरह उसके बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। जब बच्ची का नाम रखने का मसला आया तो मुख्तलिफ नाम तजवीज़ किए गए, लेकिन राव अदरीस ने कहा, नहीं, इस हसीन बच्ची का हुस्न बेमिसाल है। एक अजीब सी पुरअसरार शख्सियत है इसकी, बिल्कुल इस तरह जैसे इसके नाना नानी और माँ की। मैं इसका नाम रखने का हक उसके नाना को देता हूँ। अगलूस, तुम इस बच्ची का क्या नाम रखना पसंद करोगे? अगलूस ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, ये तो आपका हक है, मैं तो वैसे भी आपके गुलाम हैं। नहीं अगलूस, मैं चाहता हूँ कि उसका नाम तुम तजवीज़ करो। तो फिर मेरी तरफ से इसका नाम कलाशा है सरकार। कलाशा? राव अदरीस से हैरत से मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाई, इतना ही पुरअसरार नाम है जितना इसकी माँ का नाम सलोना का। ठीक है ओगलूस, तुम्हारा ये नाम हमें मंजूर है। चुनाचा उस हसीन बच्ची का नाम कलाशा रख दिया गया और कलाशा माँ बाप की मोहब्बतों के साए में परवान चढ़ने लगी। राव एहसान या राव अदरीस के फरिश्तों को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आदमखोर कबीले की ये ऐसी मखलूक जिसके बारे में अगर उन्हें ये पता चल जाए तो वो शिद्दत हैरत से दीवाने हो जाएं कि इसकी पैदाइश कैसे हुई है। वो नागन के अंडे से नमूदार हुई थी और 100% नागन थी। ये ओगलोस ही की तजवीज़ थी, और अब अगर ओगलोस चाहता भी तो अपने बच्चों को वह मकाम नहीं दे सकता था जो इंसानों का होता है। उसने इंसानों के इस दुनिया में आने के बाद अपने अहले ख़ानदान के लिए जो जून तजवीज़ की थी, अब उस जून को बदलना खुद उसके बस की बात नहीं थी। जहाँ तक आदमखोरी का मामला था तो बहरहाल किसी न किसी बहाने काम हो ही जाता था। ख़ास तौर से अमावस की रात को जब वो सब एक जगह जमा होते थे।
किसी न किसी इंसान को उस चक्कर में फांस लिया जाता था और सारे के सारे मिलकर आदमखोरी किया करते थे। असल में अब ये आदमखोरी सिर्फ उनकी एक रस्म रह गई थी जो उनकी अपनी शिनाख्त को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी भी थी। और रस्म तो रस्म होती है, चूँकि खाने पीने की बेशुमार अशिया उनके पास आ चुकी थी और उन्हें दुनिया में रहने का तजर्बा भी हो चुका था। ये बहुत बड़ी बात थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि औगलूस ने बेशक अपनी दुनिया, अपना घर छोड़ा, लेकिन उसके बाद उसने जिस सहानत से अपनी औलादों को मकाम दिए वो देखने के काबिल थे। शोगन ने उस पुरइसरार दुनिया में अपना ठिकाना अलग बना लिया था। औगलूस और लार्वा भी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने ऐसे अजीबोगरीब अमल अपना रखे थे जो दुनिया के लिए बेशक नाकाबिल यकीन हों, लेकिन वो एक बहुत बड़ी सच्चाई थे। और ये सारे के सारे उस अजनबी दुनिया में एक कामयाब ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उन्होंने दुनिया की तमाम आसाइशें अपने लिए मस्कर कर ली थी और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। बहरहाल ये भी एक अजीब बात थी जो उन लोगों ने कर डाली थी। उधर लड़कियां अपने अपने तौर पर अपना ठिकाना बना चुकी थी। पारना, सहरा, एला, वेरा, ये सब महज़ब दुनिया के महज़ब अफराद की हैसियत से मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। सलोना अलबत्ता मुख्तलिफ़ मजाज की थी, लेकिन बहरहाल वो भी नागन की हैसियत रखती थी। ये अलग बात है कि वह अपने ससुराली ख़ानदान और बाकी लोगों को बहुत बड़ा मकाम और बहुत बड़ा दर्जा देती थी। उसके जहन में हमेशा ख्याल रहता था कि कहीं उसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुंच जाए। बहरहाल कलाशा ज़िंदगी के दिन तय करने लगी। सबसे बड़ी और हैरत अंगेज़ बात यह थी कि वह बड़ा अच्छा कदो-कामत इख्तियार कर रही थी। हर गुजरने वाला दिन उसकी जिसामत में इजाफा कर रहा था और बिल्कुल वो एक नॉर्मल बच्चे जैसी हो गई थी। लेकिन अगर 24 घंटे कोई उसके साथ रहे और उस पर गौर करे तो उसे एक बात का एहसास ज़रूर होता था कि उसमें कोई ऐसी अजीब बात है जो दूसरे बच्चों में नहीं होती। इस तरह एक दिन एक मुलाजमा के साथ बड़ा अजीबोगरीब वाक़या पेश आ गया। सलोना अलबत्ता बहुत कम बच्ची को अकेला छोड़ा करती थी, लेकिन सास ससुर या कोई और अगर कभी कलाशा को ले लेता तो ज़ाहिर है वो मना नहीं कर सकती थी। उस दिन भी वो किसी काम से अपने बाप के क्वार्टर में गई थी। बच्ची को वो साथ नहीं ले गई थी। एक मुलाजमा से कहा था कि इसका ख्याल रखे। मुलाजमा ने गर्दन हिला दी और बच्ची उस वक़्त सो रही थी। राव अदरीस अपनी बीवी और बेटी के साथ कहीं गए हुए थे। एहसान भी काम से निकला हुआ था। चुनाचा मुलाजमा अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद वो सिर्फ ये देखने के लिए कमरे में दाखिल हुई कि बच्ची सो रही है या जाग रही है। वो बच्ची के करीब पहुंची। उस वक़्त उसी बच्चे के चेहरे पर अजीब से रंग नजर आए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि बच्ची ने अपनी ज़ुबान बाहर निकाली और मुलाजमा धक से रह गई। उसने गौर से बच्ची की ज़ुबान देखी। 2 शाखा ज़ुबान बिल्कुल सांप की ज़ुबान की तरह बार बार बाहर निकल रही थी। मुलाजमा के पाँव जैसे पथरा गए और उसका बदन हिलने जुलने से कासर हो गया। दफतन ही बच्ची ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथ ऊपर उठाए और मचलने सी लगी। फिर उसने खुद ही करवट भी बदली और अचानक मुलाजमा उसके बदन को पतला होते हुए देखा। फिर दूसरे लम्हे मुलाजमा की दहशत भरी चीख कमरे में गूंजी। बच्ची ने अपनी जून बदल ली थी। सफ़ेद रंग का एक इंतहाई खूबसूरत सांप उस पंगोड़े में पड़ा हुआ था जिसमें बच्ची सो रही थी और बच्ची का कहीं पता नहीं था। मुलाजमा धराम से नीचे गिरी और बेहोश हो गई। इस मंजर ने उसके होशो हवास छीन लिए थे। फिर न जाने कितनी देर के बाद उसे होश आया और उसने वहशत ज़दा निगाहों से चारों तरफ देखा और उसके बाद पंगोड़े को देखकर उसके हलक से एक दहशतनाक चीख निकल गई। वो बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हुई थी। हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि बच्ची के पंगोड़े की तरफ नज़र डाले, लेकिन बहरहाल अभी तक सलोना वापस नहीं आई थी और ना ही कोई और जिम्मेदारी उसकी थी। चुनाचा उसने डरते डरते बच्ची के पंगोड़े पर नज़र डाली तो एकदम उसे सुकून का एहसास हुआ। बच्ची सुकून की नींद सो रही थी। इस वक्त पंगोड़े में कोई सांप वगैरह नहीं था। ये मुझे क्या हुआ, मुलाजमा ने दहशत भरे अंदाज में सोचा और फिर भारी कदमों से बाहर निकल आई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे एक मुलाजिम नजर आया और उसने उसे आवाज़ दी, वीरा, मेरी बात सुन वीरा। क्या बात है भागी, ज़रा इधर तो आ मेरे साथ आ। हाँ बोल। अंदर पागल भागी बोली और वीरा हैरान सा उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। हाँ भागी, क्या बात है, ज़रा इस बच्ची को देख।
सो रही है, आराम की नींद क्यों उसकी नींद खराब कर रही है? नहीं वीरा, ज़रा गौर से देख। 100 बार देख चुका हूँ, कोई नई बात तो नहीं है, बता क्या बात है? वीरा, तुझे खुदा का वास्ता किसी से कहना नहीं मेरी बात, लोग मुझे पागल समझेंगे और अगर राव साहब को पता चल गया तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। हुआ क्या है पागल? वीरा, अगर अचानक ये बच्ची सांप की तरह जुबान बाहर निकालने लगे और फिर करवट बदल कर सफ़ेद रंग की नागन बन जाए तो तेरा क्या हाल होगा? जूते उतार कर 10 लगाऊंगा तेरे सर पर। क्या बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही है? पागल हो गई है क्या? वीरा, सच बता रही हूँ तुझे, पागल ही हूँ मैं शायद। चल छोड़, अल्लाह जाने क्या किस्सा है। हुआ क्या? वीरा, मैंने इसे इसी हालत में देखा है। क्या खाकर आई थी इधर? कोई नशे वाली चीज़ तो नहीं पी ली? नहीं वीरा, मुलाजमा निढाल लहजे में बोली। बहरहाल क्या बजाल थी उसकी कि किसी के सामने इस बात का तज़किरा करती। सलोना अगलोस के पास बैठी हुई कह रही थी, बाबा मैं बड़ी परेशान हूँ। क्यों, क्या बात है? बाबा, एहसान मेरे कमरे में ही सोते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही की बात है, ये सो रही थी, अचानक ही ये रोने लगी। मैंने उसे दूध पिलाया तो ये चुप हो गई, लेकिन फिर उसने करवट बदली, दोनों हाथ ऊपर किए और सीधे पांव अकड़ा दिए और उसके बाद बाबा ये सफ़ेद रंग की नागिन बन गई। इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन के जो देख कर पागल हो जाए। बाबा, मैं ये सोच रही थी कि अगर एहसान उस वक़्त जाग उठते तो उनका क्या होता। अगलो सोच में डूब गया था। उसने कहा, हाँ परेशानी की बात तो है, बहरहाल तू ख्याल रखना, हमारे पास भी इस बात का कोई हल नहीं है। बाबा, मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ। बेटा, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि सूरत हाल को संभाले रख। मैं अब इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकता। सलोना गहरी सांस लेकर खामोश हो गई थी। हरिदास बेचारा टांग से माजूर हो गया था। जो हालत घर की हो रही थी वो काबिले अफसोस थी। बज़ाहिर कोई जरिया नहीं था कि ज़िंदगी की गाड़ी धकेली जा सके। सनाका को नेक इरादों से लाया था, लेकिन जिस काम के लिए दोनों निकले थे उसके बारे में हरिदास जानता था कि सनाका बिल्कुल बेकार साबित होगा। ताहम गंगा ने इतना परेशान किया था कि हरिदास सोचने समझने की सलाहियतें खो बैठा था और सनाका के साथ बाहर निकल आया था। दोनों रात की तारीकी में भटकने लगे। फिर हरिदास सनाका से बोला, सनाका, तुम्हें चोरी करना तो आती नहीं। हम निकल तो खड़े हुए हैं, मगर करेंगे क्या? मुझे बता दो हरिदास, कि चोरी किस तरह की जाती है? सनाका ने कहा, यहाँ एक बनिया बड़ा दौलतमंद है, सूद पर रुपया देता है और लोगों को लूटता है। बड़ी दौलत जमा कर ली है उसने, मगर उसका घर मजबूत है, ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे, जिन पर से दो जाटों का पहरा रहता है। कई बार मैंने उसके घर में सोचा उसके बारे में, लेकिन उसे दाखिल ना हो सका। अगर हम एक बार भी उसके घर में दाखिल हो जाएं तो अच्छी खासी दौलत मिल सकती है। मैं तुम्हें तफसील बता दूं, दौलत तिजोरियों में होती है, लेकिन हम तिजोरियों की दौलत हासिल करने के चक्कर में नहीं पड़ते। जो भी हाथ लग जाए उससे काम चल सकता है। तिजोरियाँ क्या होती हैं? सनाका ने पूछा और हरिदास उसे सारी तफसील बताने लगा। सनाका ने आहिस्ता से कहा, अगर ये बात है तो फिर हमें इस बनिए के घर चलना चाहिए। अरे नहीं भैया, वो तो मैंने ऐसे ही तुमसे उसका जिक्र कर दिया था। बस मैं ये कह रहा था कि वो एक दौलतमंद आदमी है, मगर उसके घर में चोरी करना मुमकिन नहीं। पहले तो कोई ऐसी जगह तलाश करो जहाँ से कुछ मिल जाए। मैं नकब लगा सकता हूँ, दीवार कूदने का तरीका मुझे मालूम है और मैंने उसके औजार भी साथ ले लिए हैं, मगर ये दीवारें भी कच्ची होनी चाहिए। बनिए के घर में तो दीवारें भी ऐसी पक्की हैं कि उन्हें तोड़ना मुमकिन नहीं होता। हमें कोई कच्चा मकान तलाश करके खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में मोहनलाल की दुकान इस सिलसिले में बेहतर है। उसमें आटा, दाल, मिर्चें, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। थोड़ा सा बंदोबस्त कर लेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। आओ मैं तुम्हें मोहनलाल की दुकान की तरफ ले चलूँ। सनाका ने शाने हिला दिए। हरिदास उसके साथ आगे बढ़ता रहा। बस्ती के कुत्ते भौंक रहे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी। हरिदास लंगड़ा कर चल रहा था और सनाका उसका साथ दे रहा था। थोड़ी देर के बाद हरिदास ने एक तरफ इशारा करके कहा, देखो वो है बनिए का घर, कितना मजबूत है। काश ये कमज़ोर होता तो एक ही कोशिश में हमारे दिल दर्द दूर हो सकते थे। मेरे साथ आओ हरिदास जी, मेरे साथ आओ, सनाका ने कहा। अरे नहीं भैया, इधर मत चलो, उधर खतरा है। आओ हरिदास, मेरे साथ आओ। चलो तो तुम्हारे साथ, मगर इस घर में घुसना भी तो आसान नहीं। मैं कोशिश करूँगा, सनाका बोला।
तुम्हारी मर्जी, मगर खतरा है कहीं तुम भी पकड़ लिए गए या कोई नुकसान पहुंच गया तो फिर हम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। और कहीं बनिए को ये पता चल गया कि ये चोरी हम करते हैं तो फिर इस बस्ती में रहना भी बंद हो जाएगा और उसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। आओ हरिदास जी आओ, सनाका ने कहा और हरिदास चाने हिलाकर उसके साथ आगे बढ़ गया। बनिए का घर वाकई बहुत मजबूत था और उस पर पहरा लगा हुआ था। सनाका ने चारों तरफ एक चक्कर लगाया। एक जगह उसे एक बड़ी सी खिड़की नजर आई, लेकिन यह भी इतनी बुलंदी पर थी कि उस तक पहुंचना नामुमकिन था। चंद्रमात सोचते रहने के बाद उसने एक चक्कर फिर उस मकान पर लगाया। उसे ऐसी नालियां नजर आईं जिस उसके लिए जो कार आमद हो सकती थी। उसने आहिस्ता से हरिदास से कहा, हरिदास जी आप इस खिड़की के नीचे खड़े रहें। वो जो बरगद का दरख्त नज़र आ रहा है, पहले आप उसकी जड़ में जा बैठें और खामोशी से वहाँ बैठे रहें। मैं इस खिड़की से सामान फेंकूंगा, आप उसे समेटते रहें और बांध लें। लेकिन तुम घर में दाखिल कैसे होगे?